चलिए जी, पेपर है अक्टूबर नवंबर 2021, पेपर 4 वेरिएंट 1 है ये। स्टूडेंट यूज apparatus टू मेक इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली जो आपके अल्कोहल्स के रिएक्शन होते हैं जिसमें आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हो टू मेक कार्बोक्सिलिक एसिड, वो वाला रिएक्शन अक्सर आपसे यूज करवाया हुआ होता है उसमें। बाकी एल्केन्स में जो क्रैकिंग वाला रिएक्शन है वो लैब में हम करते हैं, इसलिए वो उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपका बन सकता है पेपर में। और तो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस एक बार जरूर रिकॉल कर लेना, एक बार देख लेना ताकि आपको याद आ जाए कि क्या चीज किस में हो रही होती है। अब देखो, डिस्टिलेशन वाला अपैरेटस नहीं है, देखने में वैसा लग रहा है क्योंकि इसमें ना कंडेंसर हमें लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये दिस इज नॉट डिस्टिलेशन। इसमें वो कह क्या रहा है कि अ स्टूडेंट यूजेस द apparatus to make ethanoic acid from ethanol, नेम द apparatus A and B। तो ए जो है वो हमारे पास कंडेंसर है, इस कंडेंसर का जो पूरा नाम होता है ना, जब डिस्टिलेशन में यूज करते हैं तो भी वही नाम होता है उसका, इसको हम कहते हैं लाइबिक कंडेंसर। आप सिर्फ कंडेंसर भी लिख सकते हो, लेकिन अक्सर उसने मार्किंग की में जगह जगह पे इसका नाम लाइबिक कंडेंसर भी लिखा हुआ होता है। बुक्स में भी लाइबिक कंडेंसर लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर आपने सिर्फ कंडेंसर भी लिख दिया है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। बी हमें पता है, बी जो हम यूज कर रहे हैं वो फ्लास्क है। अब ये नीचे से राउंड है इसलिए उसको हम कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। आपको जो मैंने एटीपी का हैंडआउट भेजा है उसमें जो है सारे apparatus की डायग्राम दी हुई है, उनका नाम दिया हुआ है और उनके यूजेस भी दिए हुए हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे और किस लिए यूज होती है। तो एक बार उसको जरा गो थ्रू कर लेना। सही है। अच्छा, अब देखो, ये जो आपके पास apparatus है इसमें हो क्या रहा होगा, अगर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो कि आप इसको हीट कर रहे हो, इथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है KMnO4 के साथ, और वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो कंडेंसर का पर्पस यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि अगर लेट से कुछ इथेनॉल के या एसिड के कुछ हीट करने पे कुछ वेपर्स निकल रहे हैं ऊपर, तो ऊपर जो है ठंडा पानी आ रहा है, वाटर इन आ रहा है और वाटर आउट आ रहा है, तो क्या होगा, ये जो वेपर्स हैं ये कूल डाउन हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और वापस लिक्विड बन के नीचे गिर जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सेपरेशन का तो एक्सपेरिमेंट नहीं है, सेपरेशन होती तो वो निकल के कहीं डिस्टिलेशन फ्लास्क में जा रहा होता ना। तो ये डिस्टिलेशन जैसा apparatus लग रहा है लेकिन ये डिस्टिलेशन नहीं है। सही है। आवाज नहीं आ रही है? किसको आवाज, किस किस को आवाज नहीं आ रही है? नहीं बेटा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ही नहीं। इर्तिजा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है ना वो इस तरह से होता है आपका। ये मैं कह रहा हूँ कि ये लग रहा है डिस्टिलेशन वाला एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो ये है नहीं डिस्टिलेशन वाला एक्सपेरिमेंट। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो है ना इस तरह से ग्लास बीड्स लगी हुई होती है, और उसके बाद जो है वो आपका कंडेंसर आता है। उस कंडेंसर के बाद डिस्टिलेशन फ्लास्क आता है, तो उसमें कंडेंसर यहाँ पे आता है। दिस इज नॉट डिस्टिलेशन। लग रहा है डिस्टिलेशन का apparatus, लेकिन ये डिस्टिलेशन नहीं करवा रहा है। इसमें इसमें ना कोई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, और कंडेंसर उसने जो है वो इस तरह से लगाया है कि अगर कोई चीज वेपराइज होकर ऊपर जा रही है तो वो कंडेंस होके लिक्विफाई होके वापस नीचे गिर जाएगी। वैसे इसको मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं हीट अंडर रिफ्लक्स। अगर कोई ऐसी चीज आप हीट कर रहे हो कि वो इवेपोरेट करके एस्केप हो सकती है मिक्सचर से बिफोर रिएक्टिंग, तो हम क्या करते हैं, ऊपर कंडेंसर लगा देते हैं ताकि वो ठंडा होकर नीचे गिर जाए। ठीक है, और मजीद वो रिएक्शन उसका चलता रहे। आप ये भी कह सकते हो कि भाई इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है कि आपके पास ये फ्लास्क है ऊपर से बंद कर दो। भाई ऊपर से बंद कर दोगे तो वेपर तो यहाँ ऊपर ही जमा रहेगा ना, नीचे तो नहीं आ रहा। बाकी दूसरा जो KMnO4 है वो तो लिक्विड फॉर्म में ही है, तो वेपर तो ऊपर आके जमा हो गया, तो रिएक्शन तो अभी भी नहीं होगा। तो इस वजह से ये करते हैं। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कब करते हैं, कहाँ करते हैं। आपको बस इसने ये सी चीज रियलाइज करनी है कि कंडेंसर जो है ना वो वर्टिकली लगा हुआ है, क्योंकि वाटर इन वाटर आउट कंडेंसर में ही होता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कभी भी वाटर इन वाटर आउट नहीं देखा होगा किसी ने। सही है। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई 2 एरर्स इन द असेंबल्ड apparatus शोन इन द डायग्राम। ठीक है, तो इसमें आपने एरर्स फाइंड आउट करने। तो आप लोग बता रहे हो वाटर इन जो है वो नीचे से होना चाहिए, वाटर आउट जो है वो ऊपर से होना चाहिए। उसके अलावा रबर बंग, ये जो बंग लगाया हुआ है ऊपर, देखो क्यों एरर क्यों है बंग लगाना। आपका कोई वेपर अगर निकल गया है बाहर तो हमने तो उसको रोका है ना,
देखो जो वेपर आप कंडेंस नहीं करवा पा रहे हो तो बेटर है कि वो बाहर निकल जाए। अगर आप उसको बाहर नहीं निकलने दोगे ना तो वेपर की वजह से जो प्रेशर बनेगा या apparatus जो है वो बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है। इसी तरह डिस्टिलेशन में भी अक्सर उसने ये सवाल पूछा हुआ है कि जब आप डिस्टिलेशन फ्लास्क रखते हो, डिस्टिलेशन करते वक्त जो डिस्टिलेट कलेक्ट होता है, तो आप अगर उसको क्लोज कर दो ऊपर से तो वो एरर होता है, क्योंकि जब आप फ्रेशली वेपर्स को कंडेंस करवाते हो तो कुछ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी अभी भी हीट एनर्जी होती है कि वो वेपर बन के स्केप हो जाते हैं। अगर आप उनको स्केप नहीं होने दोगे, फ्लास्क के अंदर क्लोज करके रखोगे उनको, तो वेपर प्रेशर की वजह से फ्लास्क जो है ना वो बस्ट हो सकता है। मेरी आवाज लैग हो रही है, सबके पास लैग हो रही है। नहीं राह में सबके आवाज नहीं हो रही है, तुम अपना चेक करो। और कोई सोर्स ऑफ एरर इसमें हो नहीं सकता। तो इसमें आप लिख सकते हो वाटर इन एंड वाटर आउट रॉन्ग वे। और दूसरा आप क्या लिख सकते हो, बंग एट द टॉप। देखो पेपर 2 आपने ऑफकोर्स 15 दिन पहले दिया था, मैंने आपको एक प्लेलिस्ट भेजी है, उसमें मैंने एटीपी इंट्रोडक्शन के नाम से एक लेक्चर डाला है। तो आपको क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 घंटे की वीडियो है, उसको जरा 2x पे लगा के देख लेना आधे घंटे में, कि क्या क्या चीजें आपको किस किस तरह से रिवाइज करनी है अभी एक दिन में। ठीक है, अगर अभी हम उस पर बात करने जाएंगे ना तो काफी टाइम हमारा जाया हो जाएगा। तो वो वाला लेक्चर देख लेना, लिंक प्लेलिस्ट का एटीपी इंट्रोडक्शन के नाम से। ना मिले तो मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। इस क्लास के बाद देख लेना फौरन। The errors are collected and the experiment is errors are corrected and the experiment is repeated. State by apparatus B is not heated directly using the flame of a Bunsen burner. देखो ये बहुत ना फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि हम लोग डिस्टिलेशन में भी पूछता है ये कि हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं हीट कर सकते बंसन बर्नर से इसको। देखो इसमें हमारे पास जो लिक्विड हम हीट कर रहे हैं ना वो इथेनॉल है। इथेनॉल अल्कोहल है, अल्कोहल जो होता है वो फ्लेमेबल होता है। अच्छा अब अगर अल्कोहल फ्लेमेबल है तो होता क्या है, डायरेक्ट फ्लेम टच तो नहीं कर रहा, लेकिन फ्लेम की जो हीट है ना वो डायरेक्ट जब नेकेड फ्लेम से हीट करते हैं तो ये जो अंदर वाला अल्कोहल है फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, ये आग पकड़ लेता है, फ्लेमेबल होता है। हमें इसको आग नहीं लगानी है वरना तो कंबशन स्टार्ट हो जाएगी। हमें तो हीट करना है, इवेपोरेट कर रिएक्ट करवाना है उसको इथेनॉल और को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। डिस्टिलेशन में हम लोगों को उसको सिर्फ बॉयल करवाना होता है। तो हम लोग करते क्या है, जितने भी फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होता है ना, अब जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि हम डायरेक्ट हीटिंग क्यों नहीं कर रहे, तो आप उसका आंसर ये लिखोगे कि जो अंदर लिक्विड है वो फ्लेमेबल है, वो जल सकता है। तो उसकी फिर उसको अवॉइड कैसे करेंगे, अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम इलेक्ट्रिक हीटर यूज करें। इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है, इस तरह से एक कैविटी होती है, उसमें उसमें फ्लास्क आ जाता है पूरा। वो प्लेट जो होती है उसकी हॉट प्लेट कहते हैं उसको, या तो हम कहते हैं कि हॉट प्लेट से हीट करो, या हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर से हीट करो उसको, तो डायरेक्ट फ्लेम कांटेक्ट में ना आए कोई। या उसको वाटर बाथ से हीट करो। वाटर बाथ क्या होता है, हम पानी गर्म करें और गर्म पानी के अंदर ये फ्लास्क रख दें। मतलब हम एक बीकर लें उसमें, या बड़ा कंटेनर लें उसमें फ्लास्क को डिप करें और हम वाटर को हीट करें नीचे से, डायरेक्ट फ्लास्क को हीट ना करें। तो इन तीनों में से आप कोई भी चीज लिख सकते हो। यूजुअली हम लोग लैब में इलेक्ट्रिक हीटर अब यूज कर रहे हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि वाई बी इज नॉट और वाई एनी अदर थिंग इज नॉट हीटेड डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, तो उसका मतलब क्या है कि जो भी उसमें लिक्विड है वो फ्लेमेबल है। तो इसके अंदर एक अल्कोहल है, इथेनॉल है, जो कि फ्लेमेबल है। फिर कह रहा है नेम द पीस ऑफ apparatus that is used for heating without cut flame, that is electric heater। इलेक्ट्रिक हीटर भी होता है, हॉट प्लेट भी होती है, वाटर बाथ भी होता है।
जो याद, एक तो ये याद कर लो, बस एक ही याद करने की जरूरत है। अच्छा, हीटिंग विद अपैरेटस ए, ए जो है ना वो कंडेंसर है हमारा, लाइब्रेरी कंडेंसर। इन द वर्टिकल पोजीशन इज कॉल्ड हीटिंग अंडर रिफ्लक्स। ये आपके लिए नया वर्ड है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस आफ्टर द वेपर्स फ्रॉम apparatus B enter apparatus A। देखो apparatus B जो है वो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है। यहाँ से जब वेपर निकल के कंडेंसर में जाएगा apparatus A में, तो जब ठंडा पानी आएगा इसके अंदर तो क्या करेगा, वो उसको कूल डाउन करेगा, वेपर जो है वो कंडेंस होकर वापस लिक्विड बन जाएगा। कंडेंसर का काम ही यही होता है, to condense the vapor into liquid, ठीक है, so that the liquid falls back into the flask B। और जब वो वापस वेपर आके यहाँ पे गिरेगा तो दोबारा उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आपको खुद से अपनी कॉमन सेंस से रियलाइज करनी है कि ये काम चल रहा होगा, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, लेकिन आपको आखिर में यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा हुआ इसका। टू कंडेंस vapor of alcohol into liquid so that it falls back into the flask। देखो अहमद, जो वेपर है वो कंडेंस होके लिक्विड बना है, तो वो ठंडा थोड़ी है, वो तो गर्म ही है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे ही तो कंडेंस हुआ होगा। जब आप कंडेंसेशन करते हो तो जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। तो 78 डिग्री सेल्सियस अगर वेपर्स है तो वो कंडेंस होकर जब लिक्विड बनेगा तो 78 डिग्री सेल्सियस पे तो लिक्विड बनेगा। बॉइलिंग या कंडेंसेशन या एनी चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो 78 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड है जो कि नीचे गिरा है, वो ऑलरेडी हीटेड अप है, तो रिएक्ट कर जाएगा फौरन। जी इर्तिजा वाटर बात भी लिख सकते हो। सही है अहमद, बात समझ आई? चलो क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू में कह रहा है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट फॉर गैसेस। देखो आपको जो एटीपी का हैंडआउट मैंने भेजा है उसमें सारे टेस्ट फॉर गैसेस लिखे हुए हैं, कलर्स लिखे हुए हैं। टेस्ट फॉर आयंस का टेबल है, टेस्ट फॉर एनाइंस का टेबल है, कैटाइंस का भी टेबल है, और कुछ डिफरेंट कलर्स लिखे हुए हैं, उसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखते ही मुझे समझ आ गया कि कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट जरूर पूछ लेगा, एटीपी में जरूर पूछता है वो। A student observed the bubbles of a gas being produced when calcium carbonate is added to the hydrochloric acid. The student does the test to show that the gas is carbon dioxide. Give a test and observation to identify carbon dioxide gas. तो टेस्ट फॉर आयंस के टेबल के नीचे टेस्ट फॉर गैसेस भी दिए हुए, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या है, पास द गैस थ्रू लाइम वाटर एंड इट टर्न्स मिल्की। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि मिल्की कलर आ जाएगा या चॉकी कलर आ जाएगा या व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। चॉकी कलर जो होता है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट की वजह से होता है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। ऑब्जर्वेशन क्या है, सॉल्यूशन या लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। फिर कह रहा है स्टेट वन अदर ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट मेक्स व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन तो ये है कि बबल्स या एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको दिखेंगे। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, देखो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है, पानी में डालोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, लेकिन एसिड के साथ वो रिएक्ट होकर डिसॉल्व हो जाएगा। तो जो व्हाइट सॉलिड है वो डिसॉल्व हो गया, रिएक्ट हो गया ना, गायब हो गया, डिसअपियर हो गया या डिसॉल्व हो गया। तो हम लिखते हैं कि जो व्हाइट सारे सॉलिड जो होते हैं वो व्हाइट ही होते हैं सिवाय ट्रांजिशन मेटल्स के। कैल्शियम ट्रांजिशन मेटल तो नहीं है, तो व्हाइट सॉलिड बनाएगी इसकी कैल्शियम कार्बोनेट, तो व्हाइट सॉलिड डिसॉल्व्स।
खदीजा क्या पूछ रहे हो, कौन सा पार्ट पूछ रहे हो आप? भाई 1 घंटे में क्या 45 मिनट्स में ये पेपर हो जाता है, थोड़े से पास पेपर प्रैक्टिस कर लो। ये तो हम बातें कर रहे हैं ना साथ साथ, लेकिन इसमें लिखने में कितना टाइम लगेगा तो याद होगा। देखो क्वेश्चन 2 में उसने सिर्फ ये बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट और उस टेस्ट की ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, तो वो हमने याद किया हुआ है। कहाँ से याद किया हुआ है? टेस्ट फॉर आइंस के टेबल से। वो जो आपको मैंने लास्ट अभी हैंड आउट भेजा है ना ATP का, उसमें सब कुछ गिवन है। टेस्ट फॉर आइंस का टेबल भी है, उसको खोलो, उसमें देखो सबसे लास्ट पेज पे टेस्ट फॉर गैसेस दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या है? पास द गैस थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की। इसी तरह देखो आपको ना टोटल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट याद होना चाहिए, ऑक्सीजन गैस का टेस्ट याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, अमोनिया का, और अब सल्फर डाइऑक्साइड का भी याद रखो। ठीक है, तो इन 6 गैसेस का आपको टेस्ट याद रखना है, टेबल में गिवन है। जी आप लाइम टेस्ट में, लाइम वाटर नहीं, टेस्ट में आप लिखोगे पास द गैस थ्रू लाइम वाटर, ऑब्जर्वेशन में ये लिखोगे इट टर्न्स मिल्की या क्लाउडी या व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। चलें आगे बढ़े। ये क्लास जब तक ये पेपर चल रहा है तब तक तो चलेगी। देखो अहमद एफाविसेंस आप वो तो लिख चुका है ना बबल्स के बारे में। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं प्रोड्यूस हो रही होती है तो हम कहते हैं कि एफाविसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस थी, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई है, उसके बाद उसको पास करवाया ना, उसके बाद टेस्ट कराया आपने कंफर्म करने के लिए, तो यहाँ पे नहीं लिखोगे वो वाली बात। सही है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपको सारी गैसेस के टेस्ट याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या है? पास द गैस थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ऑक्सीजन गैस का टेस्ट क्या है? कि इट डिलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? पॉप साउंड विद अ लाइटेड स्प्लिंट। ठीक है, ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है विद अ लाइटेड स्प्लिंट। और ऑक्सीजन जो है वो रिलाइट कर देता है, भड़का देता है स्प्लिंट को, रिलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट। क्लोरीन गैस क्या करती है? ब्लीचेस द डैम लिटमस पेपर, चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर हो चाहे रेड लिटमस पेपर हो, ब्लीच कर देती है, मतलब कलर उड़ा देती है उसका, फ्लेट कर देती है। अमोनिया गैस का टेस्ट क्या है? टर्न्स डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या है? इट टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट KMnO4 जो है उसका कलर चेंज कर देती है फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो ठीक है, तो इन गैसेस के आपको टेस्ट याद रखने हैं हर हाल में। देखो व्हाइट सॉलिड डिसॉल्व होगा ये कैसे पता लगेगा? कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, सारे कार्बोनेट व्हाइट कलर के होते हैं एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिशन मेटल कार्बोनेट्स। बाकी सारे के सारे जो मेटल के कंपाउंड्स होते हैं वो व्हाइट कलर के ही होते हैं। आपने देखो HCl है, कलरलेस है, पानी जैसा होता है ना एसिड, उसके अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का जो सॉलिड है, तो उसके टुकड़े जो है जब वो नीचे गिरेंगे, जब वो रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्ट होने पे तो वो कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है, वाटर बना रहा है, कलरलेस होता है वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसके बबल्स दिखेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप एसिड में डालोगे तो वो पार्टिकल कैल्शियम कार्बोनेट के गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो रिएक्ट होकर कैल्शियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना चुका हुआ है। यही अगर कैल्शियम कार्बोनेट आप वाटर में डालोगे तो वाटर में तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है ना, क्योंकि ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर क्या कहते हैं ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट्स और अमोनियम कार्बोनेट्स। तो सॉल्युबिलिटी भी याद रखनी है आपको सॉल्ट्स की। जो ATP का हैंडआउट के नीचे मैंने आपको एक और क्या कहते हैं रिवाइज हैंडआउट भेजा है ATP का अभी, उसमें देखो ये सारी चीजें अटैच्ड हैं, लिखी हुई है सारी चीजें, एक बार उनको पढ़ लेना प्लीज।
अच्छा कैल्शियम, मैं ये कह रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप पानी के अंदर डालोगे ना तो वाटर के अंदर वो इंसॉल्युबल है, तो क्या होगा, वो जो सॉलिड है, व्हाइट सॉलिड, वो जाके ऐसे नीचे बैठ जाएगा, वो गायब नहीं होगा। HCl के साथ क्योंकि वो रिएक्ट हुआ है तो वो गायब हो जाएगा। तो आपके पास और कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं, उसने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा कोई और ऑब्जर्वेशन बताओ, तो यही है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट हमने डाला है तो वो रिएक्ट होकर गायब हो रहा है, यही होता हुआ दिख रहा है और मुझे। इट्स अ टाइट्रेशन, देख ले, टाइट्रेशन का क्वेश्चन आएगा, अभी देख लेते हैं। खदीजा बेटा, आपने एली की जरा प्रैक्टिस ज्यादा कर लो। आपको जो प्लेलिस्ट भेजी है उसमें से कुछ जो टॉपिकल के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं एटीपी के, जैसे टाइट्रेशन के अलग करवाए हुए हैं, सॉल्ट प्रिपरेशन के अलग करवाए हुए हैं, टेस्ट फॉर आइंस के अलग करवाए हुए हैं, तो एक बार उनको भी देख लो, ताकि आपको सिर्फ ये आइडिया हो जाए कि आपको रिवाइज क्या करना है। पेपर 2 के लिए तो आपने पूरा कोर्स पढ़ा था, वो पूरा सारा इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप उन लेक्चर्स को देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रिवाइज क्या करना है। या अगर आप एएलई कर रहे हो तो एएलई करने के बाद भी आपको आइडिया होता जाएगा साथ साथ कि भाई ये चीजें पूछ रहा है, तो ये चीजें हमें रिवाइज करनी है। तो आप ये काम बड़ी आसानी से अभी जो आपके पास 12 बजे तक का टाइम है उसमें कर सकते हो। 3 घंटे आपको वो लेक्चर देखने में लगेंगे, पूरे पूरे ना देखो, दो दो तीन तीन क्वेश्चन देख लो, हर टॉपिक के इनफ है आपके लिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए। और फिर आप 5-6 ईयरली कर लो, 2-3 ईयरली आप लिख के कर लो, ताकि आप ग्राफ व्राफ बनाने की फ्लो में आ जाओ। और बाकी ईयरली जो है आप सिर्फ उनका क्वेश्चन पढ़ो और आंसर अपने माइंड में सोचो और आंसर देख लो कि क्या आपने ये आंसर सोचा हुआ है, नहीं सोचा हुआ, जो आंसर पीछे लिखा हुआ है उस पर जरा पॉन्डर कर लो, देख लो कि भाई ये आंसर इसलिए है और ये आंसर इस चीजों का ऐसे ही पूछता है, तो मतलब इसका नाम कंडेंसर होता है, इसका होता है, तो वहीं पे याद करते जाओ। तो 7-8 पेपर जो है आप ऐसे रीड आउट कर लो, आपकी इंशाल्लाह तैयारी अच्छी हो जाएगी। हाँ क्या है, वही गूगल क्लासरूम पे भी वही लेक्चर्स हैं जो कि प्लेलिस्ट में है। लेकिन ईयरली जरूर करना, 5-6 ईयरली जरूर करके जाना, रिसेंट ईयर्स 2017 से 2021 तक, फिर तुम्हारी तैयारी पूरी होगी। बेटा मैंने ग्रुप पे आपको रिकॉर्ड प्लेलिस्ट भेजी है ना पूरी, उसमें लाइन से जो लेक्चर्स मैंने आप लोगों के एटीपी के लिए जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें से देख लो। अगर वो ग्रुप पे नहीं आई है तुम्हारे पास, ग्रुप पे अगर एडिट नहीं हो तो मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा। सही है। अभी हम लोग एक पेपर पूरा करेंगे, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर एक पेपर और करेंगे, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर एक पेपर और करेंगे। और कुछ चीजें मैं आपको कुछ हैंडआउट्स में दिखाना चाह रहा हूँ जो आपको पढ़ना है, तो इस क्लास के एंड में मैं वो भी दिखा दूंगा। फिलहाल ये वाला पेपर तो खत्म करें। अच्छा जी, क्या हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट HCl